सबसे पहले हम सारण दसों विधानसभा का बताएंगे, चूँकि वो मेरे क्षेत्र का है। फिर पूरे बिहार का भी आपको बताएंगे। सबसे पहले दसों विधानसभा का बारी बारी से बताते हैं, चूँकि इसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं क्या होगा रुझान, कौन कहाँ से जीतेगा। ये सारी तमाम चीज़ों पे आज मेरे साथ एक्सपर्ट है अतुल तिवारी जी, उन्हीं के साथ चर्चा करते हैं और बारी बारी से वो सभी विधानसभा पे चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग, आप बने रहे मेरे साथ। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं सर सोनपुर का आप देखेंगे रुझान, वहाँ से बीजेपी से हैं विनय कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरा आप देख सकते हैं जो पहले से वहाँ के रहे विधायक डॉक्टर रामानुज प्रसाद जी आरजेडी से। तो ये दो मुख्य वहाँ पे घटक दल है, एक आपका एनडीए के बीजेपी से विनय कुमार सिंह, दूसरा आरजेडी के महागठबंधन से डॉक्टर रामानुज प्रसाद। तो क्या लग रहा है इन दोनों के बीच में रुझान कहीं दिख रहा है कि क्या दिखाई दे रहा है? सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की जो स्थिति बनी है, कहीं ना कहीं सहानुभूति वोट भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विनय सिंह की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरह से पहले भी 10 सालों से लगातार रामानुज जी वहाँ पे विधायक रहे हैं, उनके कार्यकलापों से या कहीं भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है असंतोष, और वोट प्रतिशत का जो मतदान हुआ है कहीं ना कहीं बदलाव का वहाँ उस विधानसभा में दिखाई दे रहा है। हम लोगों का मानना है कि इस बार वहाँ से बीजेपी वहाँ से लीड कर सकती है, सोनपुर से विधानसभा सीट चुनाव जीत सकती है। ये था आपका सोनपुर का। और दूसरा हम लोग फिर चर्चा करेंगे कि आप एकमा विधानसभा अपने आप में एक बाहुबलियों का कहा जा सकता है गढ़ है। वहाँ से मनोरंजन सिंह धूमल जेडीयू के प्रत्याशी है, उधर श्रीकांत यादव आरजेडी से हैं। आरजेडी से श्रीकांत यादव ने पिछली बार चुनाव जीता था, इस बार क्या धूमल सिंह हरा पाएंगे, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं, चूँकि दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इस बीच कौन जीतेगा आज जानते हैं अतुल तिवारी से, जिसमें हमारा जो मत है अतुल जी वो मनोरंजन सिंह धूमल जी के प्रति है। क्या कहते हैं इस पर? बेशक जो एकमा विधानसभा का जो सीट रहता है, इसमें धूमल सिंह जी का व्यक्तिगत प्रभाव बहुत ज़्यादा काम करता है। उनकी कार्य करने की जो शैली है ना, एकमा विधानसभा की जनता उसको पसंद करती है। और जहाँ तक श्रीकांत जी की बात आती है, श्रीकांत यादव जी ये पारा शूटर जंपर के रूप में जाने जाते हैं। अचानक इनका आगमन होता है विधानसभा में। पिछली विधानसभा में कुछ परिस्थितियां ऐसी आ गई थी जिसके वजह से धूमल सिंह जी को हार का सामना करना पड़ा था। हम लोगों ने जब जनता के बीच में विचार जाना तो लगा कि कहीं ना कहीं इस बार जनता धूमल सिंह को जिताने के मूड में दिखाई दे रही है। ये दूसरा जेडीयू का जीत दिखाई दे रहा है। पहला तो आपने सोनपुर का हम लोग ने देखा कि वहाँ पे जीत रहे थे विनय कुमार सिंह जी। दूसरा यहाँ पे जेडीयू यानी कि एनडीए का दूसरा खाता खुलता दिखाई दे रहा है कि मनोरंजन सिंह सारण से जीत सकते हैं, ऐसा हम लोग का कहना है। चूँकि यहाँ पर जो ग्राफिक बन रहा है, जो लोग वहाँ पे समाज का जो वोट पड़ा जनता का, उनके प्रति रुझान दिखाई दे रहा है। तकरीबन वहाँ भी 64 से 65% वोट गिरा और उस वोट में कहीं ना कहीं जो दोनों जातिगत समीकरण था, इधर आरजेडी की तरफ गिरा और इधर जो है आपका जदयू की तरफ गिरा। तो ये हम लोग का मानना है कि वहाँ पे एकमा में लीड ले सकते हैं धूमल सिंह जी। चलते हैं हम लोग तरैया विधानसभा। सारण का एक तरैया विधानसभा काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ से पूर्व में जनक सिंह बीजेपी से विधायक रह चुके हैं। अगर सारण का 10 विधानसभा सीट में पिछला 2020 का चुनाव का रिकॉर्ड देखा जाए तो 3 ही विधानसभा बीजेपी जीतने में कामयाब हुई थी। जेडीयू ने एक भी सीट नहीं हासिल किया था और 7 विधानसभा आरजेडी ने हासिल किया था। तो इस बार तरैया में क्या होगा? तरैया की बात करें तो जनक सिंह वहाँ के बीजेपी उम्मीदवार फिर से हैं। दूसरा वहाँ से शैलेंद्र प्रताप है और जनसुराज से सत्येंद्र कुमार साहनी जी हैं। जनसुराज का क्या इतिहास दिख रहा है? जनसुराज कहीं दिख रहा है आपको? तरैया के क्षेत्र में जनसुराज संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है, चूँकि जो तरैया का विधानसभा का क्षेत्र होता है, मैं आपको ये बता दूं, ये क्षत्रिय समाज का चित्तौड़गढ़ माना जाता है। पूरे सारण के 10 विधानसभा क्षेत्र में, छपरा जिला के 10 विधानसभा क्षेत्र में अगर जातिगत आधार पर भी बात करें हम, तो वहाँ क्षत्रियों का बहुत ही बेहतर प्रभाव होता है। लेकिन इस बार कुछ इस तरह की परिस्थितियाँ बन गई हैं कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी अगर चुनाव लूज कर जाए
तो यह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हम लोगों का ये आकलन है, हमने जो डाटा एनालिसिस किया वहाँ पर, उसमें शैलेंद्र प्रताप जिन्हें टिकट मिला आरजेडी से, तेजस्वी ने भरोसा दिखाया उन पर, वो वहाँ से जीतते दिखाई दे रहा है। सहनी समाज जैसे सत्येंद्र कुमार सहनी को जन सुराज पार्टी ने दिया वहाँ पर, तो कहीं ना कहीं जन सुराज भी कुछ ना कुछ तो वोट लाया होगा, आकलन तो बन रहा है वहाँ पर। निसंदेह सहनी समाज का वोट जन सुराज के तरफ गया होगा, लेकिन चूंकि वीआईपी का जो मुकेश सहनी का ब्रांड है वह कहीं ना कहीं आरजेडी को सपोर्ट कर रहा है, तो एक बड़े पैमाने पर अगर हम देखते हैं तो सहनी समाज का वोट भी सत्येंद्र सहनी यानी कि जन सुराज के तरफ बहुत ज़्यादा जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यह कहीं ना कहीं आरजेडी के तरफ उनका पलड़ा झुकता हुआ, उनका रुझान झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं आपने एक बड़ा बात बताया कि ये जो मुकेश सहनी है, वीआईपी के जो आप कह सकते हैं फाउंडर है या पार्टी के मेन लीडर है, कहीं ना कहीं सहनी समाज जो मल्लाह समाज है, सन ऑफ मल्लाह बोलते हैं अपने आप को, और वो कहीं ना कहीं उनका वोट प्रतिशत उनके तरफ रुझान दिखाई देता है। हर चुनाव में कहीं ना कहीं उनका इम्पैक्ट रहता है। बात करेंगे उस सीट की जिस सीट पे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है पूरे सारण में, उस सीट की सारण में मढ़ौरा जिसका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। मढ़ौरा में लगातार एक कहा जाता है कि एक गढ़ का, एक व्यक्ति का, एक परिवार का वहाँ पे नाता रहा है वहाँ के लोगों से। आरजेडी के जितेंद्र कुमार राय लगातार जीतते आए हैं, उससे पहले यदुवंशी राय वहाँ पे जीतते आ रहे हैं, और इस बार 3 बार से लगातार विधायक बन गए जितेंद्र कुमार राय, चौथी बार भाग्य आजमा रहे हैं मढ़ौरा में। क्या होगा वहाँ पर? वहाँ पे चुनाव लड़ने वालों में अगर जितेंद्र कुमार राय मेन लीड में है आरजेडी से, देखा जाए जो वहाँ पे आपको पार्टी था जन सुराज, वहाँ से नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह वो लड़ रहे हैं वहाँ पे चुनाव, और तीसरा एक मेन पार्टी थे जहाँ जिनका टिकट कैंसिल हो गया, उनका जो नॉमिनेशन था रद्द हो गया, सीमा सिंह एलजेपीआर थी ना, एलजेपीआर से थे वो, एनडीए के गठबंधन से थे, लेकिन बाद में एनडीए गठबंधन ने किसी एक निर्दलीय अंकित कुमार को समर्थन दिया। वहाँ का क्या स्थिति रहेगा? पिता और पुत्र की विरासत रही उस मढ़ौरा क्षेत्र में, क्या इस बार बदलाव का वाहक होगा? आइए जानते हैं अतुल जी से। वहाँ की जो पृष्ठभूमि है, वहाँ के मतदाताओं की जो पृष्ठभूमि है, वो कहीं ना कहीं जितेंद्र राय के खिलाफ जाता हुआ इस बार दिख रहा है। और मैं आपको ये विश्वास भी दिला सकता हूँ, आश्वस्त भी कर सकता हूँ कि अकेले सारण प्रमंडल में अगर कहीं जनसुराज अपने आप को सबसे ज़्यादा सहज महसूस कर रहा है तो वह मढ़ौरा विधानसभा का क्षेत्र है। और यदि कहीं वहाँ का जो जनसुराज का प्रत्याशी है अगर वो जीत जाता है तो यह कोई आश्चर्य नहीं हो सकता है। मतलब अगर देखा जाए मढ़ौरा का वहाँ का इतिहास रहा है कि जितेंद्र कुमार राय उनके परिवार के इर्द गिर्द घूमता दिखाई देता है। पिता रहे कभी विधानसभा में और कई बार, उसके बाद बेटा जो है जितेंद्र कुमार राय लगातार विधायक रहे, मंत्री भी रह चुके हैं। इस बार जब वहाँ के एलजेपीआर का जब प्रत्याशी का नॉमिनेशन रद्द हुआ तो कहीं ना कहीं लगा कि इस बार अब तो कोई नहीं है, बस जितेंद्र कुमार राय जीत रहा है। लेकिन यहाँ पे बदलाव हुआ, लोगों ने कहीं ना कहीं उनके विरुद्ध वोट दिया है। इसलिए वहाँ का जो आकलन बता रहे हैं हम लोग, सारण के 10 विधानसभा में जन सुराज मात्र एक लौता सीट है जो निकाल रही है, वो है नवीन कुमार सिंह उर्फ अभय सिंह का। वहाँ से एकदम अप्रत्याशित जीत दिखाई दे रही है। क्या कहते हैं? मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र में मुसलमानों का बहुत बड़ा एक वोट बैंक है। अगर कहीं ना कहीं वह वोट बैंक प्रभावित हुआ होगा तो यह जितेंद्र जी के लिए हानिकारक हो सकता है। लेकिन अल्ताफ आलम राजू ने जो जेडीयू के थे उन्होंने समर्थन दिया वहाँ पर जितेंद्र कुमार राय को, तो लोगों को लगा कि वहाँ पे जितेंद्र कुमार राय को पूर्ण समर्थन मिला मुसलमानों का, यादवों का। क्योंकि जब चुनाव होता है तो शुरुआत होता है विकास और मुद्दों पर, जैसे चुनाव नज़दीक आता है 1-2 दिन पहले जातिगत चुनाव में बदल जाता है। इतिहास रहा है इसका। इस इतिहास में कहीं ना कहीं देखता है कि वो भी समाज अगर जाता है वहाँ पर तो फिर अगर हारते जितेंद्र कुमार राय तो यह प्रत्याशित हार दिखाई दे रही है। निश्चित आपका ये मानना बिल्कुल ही सही है। अगर वहाँ से आरजेडी का प्रत्याशी जो लगातार कई पिछली विधानसभा से अपनी जीत का परचम लहराते थे, अगर हार रहे हैं तो यह कहीं ना कहीं अप्रत्याशित होगा।
अब आता है परसा विधानसभा। परसा विधानसभा अपने आप में एक अलग सीट माना जाता है। कभी चंद्रिका प्रसाद का वहाँ इतिहास रहा, चंद्रिका प्रसाद यादव, चंद्रिका यादव का ना जी, चंद्रिका चंद्रिका प्रसाद यादव जी का। फिर अब लगातार उसके बाद अभी जो विधानसभा में थे छोटे लाल राय जी वहाँ के विधायक थे आरजेडी से, और जैसे चुनाव का नॉमिनेशन शुरू होने वाला था उससे पहले उन्होंने पाला बदल कर जदयू में चले गए। जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं इस बार भी, लेकिन वहाँ पे जो आरजेडी ने दिया था सीट वो थी करिश्मा, यानी कि जो चंद्रिका यादव है उनकी भतीजी को सीट मिला हुआ। तो करिश्मा यादव वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, डॉक्टर भी हैं। तो वहाँ का जो इतिहास है कि दोनों के बीच चुनाव लड़ा। छोटे लाल राय पहले भी विधायक रह चुके हैं, कई बार इधर से उधर जाते रहते हैं। इस बार का जो मत है वो थोड़ा विभिन्न दिखाई दे रहा है। क्या कहते हैं अतुल जी, बताएं। चूँकि परसा का जो विधानसभा का राजनीतिक इतिहास है वह बड़ा ही ग्लोरियस राजनीतिक इतिहास रहा है। बिहार को यहाँ से मुख्यमंत्री मिला है दरोगा प्रसाद राय के रूप में, और चंद्रिका जी अपने पिताजी का एक बेहतर उत्तराधिकारी के रूप में उस क्षेत्र को उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। हाँ। बेटी और रोटी का सवाल रहा है, बार बार वहाँ कहीं ना कहीं इस तरह की भावनात्मक बातें रही हैं। तो वहाँ का जो प्रत्याशी हुआ करते थे छोटे लाल राय, इनका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता था। वो कभी एनडीए के चमत्कार वोट बैंक के चमत्कार पर जीत आते थे, कभी महागठबंधन के वोट बैंक के चमत्कार पर जीत जाते थे। परसा विधानसभा क्षेत्र की जनता चाहती है कि जो दरोगा प्रसाद राय जी का व्यक्तित्व रहा है उस व्यक्तित्व को कायम रखते हुए यहाँ का जो राजनीतिक विरासत है वो फिर से चंद्रिका राय जी के परिवार में आ जाए, और इसका लाभ कहीं ना कहीं वहाँ के प्रत्याशी को मिलता हुआ करिश्मा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि परसा विधानसभा आरजेडी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है हम लोग के गणक से। बिल्कुल। लेकिन वहाँ पे जन सुराज का एक बहुत बड़ा प्रत्याशी है जिन्होंने काफ़ी मास वोट लाने का काम भी किया, वो है मोसाहेब महतो जी। उनको बहुत वहाँ पे इम्पोर्टेंट दिया जाता रहा है, जन सुराज भी बहुत इम्पोर्टेंट देती रही है मोसाहेब। बिल्कुल, मोसाहेब महतो जी वहाँ के ज़मीनी कार्यकर्ता रहे हैं और जनता उनके क्रियाकलापों को बहुत ही पसंद करती है। लेकिन जो बिहार की राजनीति का एक धारा रहा है, एक प्रचलन रहा है, उस प्रचलन में वह फिट नहीं बैठते हैं। यद्यपि कि वह संघर्ष कर रहे हैं, वह लड़ाई दे रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से जीतते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अमनौर विधानसभा में अस्सी में कृष्ण कुमार मंटू बीजेपी से हैं, वहीं सुनील कुमार राय आरजेडी से हैं, आरजेडी के प्रत्याशी हैं। दोनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बीच में और भी है जनसुराज से, लेकिन दोनों के कांटे की टक्कर में किस ओर जा रहा है आइए जानते हैं अतुल जी से। सिर्फ कृष्ण कुमार मंटू को हम लोग भारतीय जनता पार्टी का एक उम्मीदवार ही नहीं माने, वह बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। का राजनीतिक क्रियाकलाप है वो कहीं से भी राजनीति के अच्छे संकेत नहीं देते हैं। यही कारण है कि वहाँ सुनील कुमार जी जो काफ़ी जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आरजेडी के जिला अध्यक्ष भी हैं, रहे हैं, उनके प्रति कहीं ना कहीं वहाँ की जनता का रुझान जाता हुआ दिखाई दे रहा है। बिहार में जिस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तेजस्वी का जो इम्पैक्ट पड़ा, कहीं ना कहीं कि हर घर सरकारी नौकरी देंगे या हर घर जो उन्होंने वादा किया था जनता से, क्या जनता का लोक लुभावन वादा जिन्होंने पार्टी ने किया, एनडीए ने किया या महागठबंधन ने किया, कहाँ दिखाई दे रहा है ये? कहीं ना कहीं यह सकारात्मक पहल जो इन्होंने किया था, तेजस्वी जी ने पूरे बिहार की जनता के साथ, बिहार के युवाओं के साथ ये जो वादा किया था, इसका इम्पैक्ट बिहार के युवा मतदाताओं पर, खासकर जो महागठबंधन के युवा मतदाता हुआ करते थे, उनके ऊपर बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट दिखाई देता हुआ पड़ रहा है। और वो उत्साहित होकर यह अपना मताधिकार का प्रयोग इस बार उन्होंने किया है। और चूँकि सुनील राय जी का भी व्यक्तित्व बहुत ही शालीनतापूर्वक रहा है, उसे शालीनतापूर्वक राजनीतिक व्यवहार के कारण और लगातार वो पिछली विधानसभा में लगातार कई बारों से उनकी हार हो रही है, कहीं ना कहीं यह भावनात्मक एक जो एडवांटेज है ये सुनील कुमार जी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं उस हॉट सीट पे सारण जिला के, जिस हॉट सीट पर पूरा सारण जो है ध्यान केंद्रित लगाए हुए था, वो है मांझी विधानसभा। मांझी विधानसभा का जो कहानी है, पिछला बार सत्येंद्र यादव वहाँ के विधायक रहे। वहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल हमेशा से लगातार रहा है। जो एक बार विधानसभा में विधायक बना, अगली बार नहीं बना, ऐसा माना जाता है। इस बार क्या होता है, यही जानते हैं अतुल जी से। मांझी विधानसभा का जो क्षेत्र था, और इसका भी अपना इतिहास रहा है। यहाँ से बहुत बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी भी पैदा हुए हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से मांझी विधानसभा के क्षेत्र की जनता के बीच जो आपसी मतभेद और वैमनस्यता पैदा करने का प्रयास वहाँ के स्थानीय विधायक के द्वारा होता था, कहीं न कहीं इसका पुरजोर विरोध करते हुए मांझी की जनता एक सकारात्मक राजनीतिक माहौल को बनाने के लिए किसी न किसी प्रत्याशी को मताधिकार का प्रयोग करके उनका जनसमर्थन किया है। देखा जाए वहाँ का, अगर मांझी का स्टोरी देखा जाए तो बीजेपी से थे वहाँ से जो निर्दलीय हुए बागी उम्मीदवार के रूप में डब्लू सिंह थे। फिर आपका वाईबी गिरी साहब थे, बहुत बड़े वकील थे, जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं। इन तमाम लोगों के बीच में कहीं ना कहीं रणधीर सिंह को फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। रणधीर सिंह जो जेडीयू से प्रत्याशी है, वो वहाँ से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रणधीर सिंह जी को अगर भाग्य का सहारा मिला है, अगर पूरे सारण छपरा के 10 विधानसभा सीट पर अगर कोई सबसे बड़ा राजनीतिक एडवांटेज को लेकर अपनी राजनीति कर रहा है, तो वह मांझी विधानसभा से रणधीर सिंह जी हैं। न कहीं ये पारिवारिक अगर देखा जाए, पवनाथ सिंह का कद बड़ा रहा है सारण जिला में, एक ध्रुवीकरण रहा है उनके पास। उनके बाद उनका बेटा जो है कहीं ना कहीं छपरा से भी चुनाव लड़े थे, कुछ मात्र वोटों से हार जाते थे, कुछ हज़ार के वोटों से। लेकिन इस बार जो जेडीयू से लड़े, वहाँ भी बड़ी कांटे की टक्कर थी। वहाँ हॉट पॉइंट था, वहाँ पे कई लोग जो है फॉरवर्ड स्वर्ण वोट काट रहा था, कई लोग जो है बीजेपी के थे। इसलिए लगातार लग रहा था कि एक वोट पोलराइजेशन में एक जातीय समीकरण कहीं ना कहीं वोट काट रही है। लेकिन जैसे जैसे ये वोट नज़दीक आता गया, जातीय समीकरण बनता गया वहाँ पे, और एक मास वोट जो है पोलराइज होता गया। कहीं ना कहीं रणधीर सिंह के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। और आज रणधीर सिंह वहाँ से, हमारे डाटा एनालिसिस के माध्यम से देख रहे हैं हम लोग कि वहाँ पे एग्जिट पोल के माध्यम से वहाँ पे मांझी में रणधीर सिंह जीतते दिखाई दे रहे हैं। बिहार का सबसे तगड़ा विश्लेषण ई बिहार डिजिटल न्यूज़ पे संजीव मिश्रा के साथ आप देख रहे हैं। हमारे साथ गेस्ट रूम में है अतुल तिवारी जी। हम लोगों ने तगड़ा विश्लेषण किया है पूरे सारण विधानसभा क्षेत्रों का, 10 विधानसभा का। उसके बाद आगे बने रहे, हम लोग आगे भी बताएंगे आपको कि पूरे बिहार में अब किसकी सरकार बनेगी। हमारा स्लोगन था, अब बनेगी किसकी सरकार। ये स्लोगन जो है हमारे साथ था, और इस स्लोगन के साथ हम लोग जुड़े रहे। आखिर में आपको बताएंगे कि बिहार में टोटल सीट कितनी जेडीयू को मिल रही है, एनडीए को मिल रही है, कितनी जो है महागठबंधन को मिल रही है, और जनसुराज कहाँ है, किस रोल में वो अपना भूमिका निभाएगा। आगे चलते हैं हम लोग आपको बनियापुर विधानसभा जो है काफ़ी निर्णायक भूमिका रहा है, हॉट सीट माना जाता है। कहा जाता है बाहुबलियों का अड्डा है वहाँ पर। बनियापुर बाहुबलियों का अड्डा के रूप में माना जाता है। हमेशा कोई ना कोई बाहुबली लड़े। जब बनियापुर विधानसभा क्षेत्र बना तो धूमल सिंह थे जो आपको बाहुबली माने जाते हैं। उसके बाद से लगातार केदार सिंह जीते, यानी जो बना वो बाहुबली ही रहा। इस बार भी 2 बाहुबली आमने सामने हैं। एक अशोक सिंह की पत्नी है चांदनी सिंह, वो भी तारकेश्वर सिंह के भाई की पत्नी है, तो कहीं ना कहीं वो भी बाहुबली के रूप में है। और जो लगातार 4 बार से जीतते आ रहे केदार सिंह विधायक, इस बार वो पाला बदल के बीजेपी में चले गए। जनता दल में थे, राष्ट्रीय जनता दल में आरजेडी में थे, पाला बदल के वो चले गए बीजेपी में। और यहाँ पे आरजेडी से जिसको टिकट मिला वो थी चांदनी सिंह। क्या कहता है वहाँ का जो समीकरण, और कौन जीतेगा वहाँ पर, हमारे साथ अतुल जी बताएंगे। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र हमेशा से बाहुबलियों के लिए ये प्रचलित रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ का इस विधानसभा में फैक्टर दिखाई दे रहा है, वह यह दिखाई दे रहा है कि स्वर्गीय अशोक सिंह जी का क्षेत्र की जनता के प्रति जो कार्यशैली रहता था, जो सहानुभूति रहती थी, और असमय उनकी हत्या हो जाना, इन सारे फैक्टर्स को लेकर जनता इस बार अपना रुझान चांदनी देवी की तरफ दिखा रही है। चांदनी देवी का रुझान आपको बताते चले कि वहाँ से
बनियापुर विधानसभा से इस बार अप्रत्याशित रूप से इस बार हमें लग रहा है कि वहाँ से चांदनी देवी जीतती दिखाई दे रही हैं आरजेडी से। आखिरी विधानसभा जो सबसे लास्ट में है वो छपरा विधानसभा। यहाँ पे खेसारी लाल यादव स्टारडम, जिनका नाम आपने सुना होगा, बड़े स्टार है, वो आरजेडी से उनको प्रत्याशी के रूप में उतारा गया। बीजेपी से छोटी कुमारी है और फिर जनसुराज से जेपी सिंह जी हैं। ये तमाम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। कई निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनमें मुख्य नाम था राखी गुप्ता। कहा जाता है कि राखी गुप्ता को टिकट मिलने वाला था, बीजेपी से नहीं मिला, वो बागी उम्मीदवार के रूप में हुई। हालांकि यहाँ का जो सीट है वो त्रिकोणीय कहानी कहता है, लेकिन कहीं ना कहीं किसको फायदा होता है, आइए अतुल जी से जानते हैं। छपरा विधानसभा क्षेत्र का विश्लेषण आपने बहुत ही ईमानदारीपूर्वक पहले भी किया था। स्टारडम की बात आपने कही। स्टारडम खेसारी लाल जी का कायम था, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा, कहीं ना कहीं यह विवादास्पद बयानों में खेसारी लाल जी का स्टारडम घेरता हुआ नजर आया, जिसका सीधे सीधे प्रभाव उनके मत प्रतिशत पर पड़ा है। और जो शहरी क्षेत्र या कह ले शहर से सटे हुए जो कुछ ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ के पढ़े लिखे भी मतदाता इस बात को समझ बैठे कि यह व्यक्तित्व जितना चमकदार दिखाई देता था, अंदर से वह उतना चमकदार है नहीं। यही कारण है कि शहरी मतदाता कहीं ना कहीं खेसारी लाल जी को रिजेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस तरीक़ा से वोट पोलराइजेशन हुआ, जातिगत हुआ, हमने देखा कि शुरू में हम लोग जब सर्वे कर रहे थे, बूथ पे जा रहे थे, या उससे पहले भी लोगों से हमने विकास की चर्चा की, तो शुरुआत में जो चर्चा हुआ वो मुद्दों पर हुआ, विकास पर हुआ। लोग काफ़ी विकास पर बोले कि हमारे यहाँ विकास नहीं हो रहा है, मुद्दा नहीं है, रोज़गार नहीं है। लेकिन जैसे जैसे चुनाव का दिन तारीख नज़दीक आता गया, कहीं ना कहीं जातीय दलगल पे जातीय आधारित हो गया, कहीं ना कहीं वोट पोलराइज होता गया। कहीं ना कहीं यादव और माई समीकरण जो मुस्लिम समीकरण है वो एक तरफ वोट पोलराइज हुआ, सभी जगह, सभी तमाम जगहों पर ये देखा जा रहा है। और दूसरा जो था, इधर कुछ समाज, अगर छपरा की बात करें तो यहाँ पे वैश्य समाज के साथ राजपूत का बड़ा वर्ग जो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। स्वर्ण समाज में ब्राह्मण समाज जो हमेशा से माझी हो, छपरा हो, हर विधानसभा में ब्राह्मण समाज ने अपना एक वर्चस्व दिखाया है, वो बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। तो कहीं ना कहीं इस बार इस कारण से कहीं ना कहीं जो आखिरी टफेस्ट मुकाबला कह सकते हैं छपरा का, वो लास्ट के चरणों में, वो छपरा में जब वो गिनती होगा तो हमें लग रहा है कि वो छपरा आते आते कहीं ना कहीं छोटी कुमारी यहाँ से विजयी होती हुई दिखाई दे रही हैं बीजेपी से।